लेक्चर में मैं आपको स्पेशल स्ट्रक्चर्स बता रहे थे। थोड़ा सा यहाँ सेंटेंस के विषय में हम बताएंगे आपको। सेंटेंस इन हिंदी शब्दों का वह समूह जो पूरा भाव प्रकट करता है, कंप्लीट सेंस देता है, वो सेंटेंस होता है। A group of words which has complete meaning sentence कहलाता है, is called sentence। अब यहाँ आपको थोड़ा सा बता देते हैं सेंटेंस टाइप्स। सेंटेंस टाइप्स ये इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीन का जो ट्रांसलेशन था या तीन सेंटेंस का जो यूज था, यह पिछले लेक्चर्स में टेंस में हो चुका है। इसलिए आइए हम थोड़ा सा इसके विषय में बता के फिर इंपरेटिव यूज कैसे करते हैं इसको बताएंगे। सेंटेंस देखिए आप, असर्टिव सेंटेंस इसके दो टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार हैं। ये अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। आपका बी है निगेटिव सेंटेंस। जो सेकंड टाइप है आपका इंट्रोगेटिव। थर्ड इंपरेटिव। ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटिव। ये विध सूचक वाक्य, विध सूचक वाक्य का विभाजन इस तरह से है। अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव, स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, निगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसका यूज, इसका प्रयोग किस तरह से होता है, टेंस में इसका यूज कैसे होता है, मैंने इसको बेहतरीन ढंग से समझाया है। अनुवाद इसमें कैसे करते हैं। इसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य क्या है, इसमें ट्रांसलेशन किस तरह से आता है, इसका हम वर्णन करेंगे, इसको पूरा डिटेल देंगे। क्योंकि ऊपर के सेंटेंसेस को हमने सब बता दिया है, जैसे अफर्मेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। एस और नो टाइप सेंटेंस, दूसरा हमने कहा WH टाइप सेंटेंस, इसको भी बता दिए हैं किस तरह से इसका यूज होता है, ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य होता है, इसका मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य।
आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव, कामना सूचक, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक सेंटेंस। इसके बाद इन दोनों को बताएंगे। अभी आज के लेक्चर में आपको इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य किस तरह से हम करते हैं इसको हम बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस पहले आप समझें कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है, ट्रांसलेशन में महत्वपूर्ण है, साथ साथ नरेशन में भी महत्वपूर्ण है, एक्टिव पैसिव में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको विशेष तौर से समझने की आवश्यकता होती है। इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का यूज, ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जिस वाक्य से हम इंपरेटिव सेंटेंस चलते हैं, जिस वाक्य से विनती, प्रार्थना, परामर्श, सलाह, आदेश, फिर सुने, जिस वाक्य से विनती, प्रार्थना, परामर्श, शिक्षा, सलाह, आदेश आदि व्यक्ति होता है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। दूसरी विशेषता यह है, यह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है, इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। यदि कर्ता दिया भी रहता है तो आप या तुम ये दिया रहता है, नहीं तो प्राय वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। और वाक्य के अंत में ओ ये की ध्वनि निकलती है। ओ ये, आइए, जाओ, खिड़की खोलो, बैठो, पढ़ो, करो, इस तरह की ध्वनि निकलती है। इसका ट्रांसलेशन जब हम करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब हम लिखते हैं, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और कभी कभी ये डाउट उत्पन्न होता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म शुरू हुआ है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग अवश्य होता है, तो हम यहाँ फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, इस पाठ को धीरे धीरे पढ़ो। इस पाठ को धीरे धीरे पढ़ो। यहां समझ लें, ओ आया, इस पाठ को धीरे धीरे पढ़ो। अब यहां सबसे पहले इसके प्रयोग में देखना आवश्यक होगा क्रिया कहाँ है। पढ़ना क्रिया है, इसको हमने रखा पहले क्योंकि कर्ता यू छिपा रहता है, सामने वाले को ही आदेश किया जाता है, सलाह दी जाती है। इस तरह से इसको पहले हम क्या लिखते हैं, रीड ऑब्जेक्ट होता है, रीड दिस लेसन स्लोली। देखिए बिल्कुल वाक्य रचना के आधार पर यह अनुवाद किया गया है। पुलिस को तुरंत सूचना दो। दूसरा, पुलिस को तुरंत सूचना दो। सूचना दो, अंत में गया इन्फॉर्म द पुलिस एट वंस। एट वंस, इस तरह से अनुवाद होता है। नेक्स्ट खंड जो इसी का है, इंपरेटिव सेंटेंस खंड क्या है, प्रयोग अलग अलग होता है। यदि वाक्य में सदा, सदैव,
सदा या सदैव आता है तो उसको सदा और सदैव, इनमें से कोई शब्द आएगा तो इसकी अंग्रेजी ऑलवेज वाक्य में पहले रखते हैं। वाक्य में पहले रखते हैं। जैसे सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। सदा बाएं चलो, ऑलवेज कीप द लेफ्ट, सदा बाएं चलो या रहो, ऑलवेज कीप द लेफ्ट। ये देखिए दोनों में अंतर है, और जो अंतर है वो आपके सामने है। इसमें सदा अथवा सदैव आएगा, दिस ऑलवेज पहले लिख दिए, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य का क्रम होता है। इसी क्रम में यदि वाक्य में श्रीमान जी, श्रीमती आता है तो सर मैडम, इसमें एक छूट हो सकती है। सर मैडम को वाक्य के आरंभ में अथवा वाक्य के अंत में लिख सकते हैं। जैसे श्रीमान जी मुझे उपस्थित अंकित करें, श्रीमान जी मुझे उपस्थित अंकित करें, मुझे उपस्थित अंकित करें। तो मार्क मी प्रेजेंट सर या सर मार्क मी प्रेजेंट दोनों लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ एक चीज सदैव ध्यान रखें, सर मैडम यदि वाक्य के आरंभ आएगा तो उसके बाद कॉमा का प्रयोग होगा, यदि वाक्य के अंत में प्रयोग होगा तो उसके पहले कॉमा का प्रयोग होगा। तो इसका क्या होगा, सर कॉमा मार्क मी प्रेजेंट, या इसी तरह से लिख सकते हैं मार्क मी प्रेजेंट, यहाँ कॉमा लगा के सर यहाँ लिखा जा सकता है, फुल स्टॉप यहाँ से हटा के वहां भी लिखा जा सकता है, अथवा मैडम वाला वाक्य है तब भी इसी तरह से लिखा जाता है। अगला जो खंड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रयोग है ये, यदि वाक्य में कृपया कृपा करके, यदि वाक्य में कृपया अथवा कृपा करके आता है तो इसके लिए कृपया या कृपा करके आता है तो प्लीज अथवा काइंडली का प्रयोग करते हैं। फिर से देखें, यदि वाक्य में कृपया या कृपा करके आता है, हिंदी में अगर आता है तो इसके लिए प्लीज अथवा काइंडली का प्रयोग करते हैं। जैसे कृपया मुझे एक माह के लिए 20 रुपया दे दो, कृपया मुझे एक माह के लिए 20 रुपया दे दो। माह के लिए 20 रुपया उधार दे दो, चाहे दे दो। दे दो। अब यहाँ कृपया आया है
तो कृपया के लिए प्लीज आएगा। प्लीज लेंड मी 20 रुपीज फॉर 1 मंथ। प्लीज lend me 20 rupees for 1 माह के लिए 1 मंथ। या कृपया मेरी सहायता करो, या कृपा करके मेरी सहायता करो। करो, काइंडली हेल्प मी। इस तरह से इसका अनुवाद होता है। अब इसमें निगेटिव भी बनता है, इंपरेटिव का निगेटिव भी बनता है। इसमें 2 प्रकार से निगेटिव बनता है। इंपरेटिव का निगेटिव 2 प्रकार से बनता है, इसमें ध्यान दें। हम हिंदी जब आता है इंपरेटिव के निगेटिव में न, नहीं, मत या कभी नहीं, न, नहीं, मत अथवा कभी नहीं आता है। यदि वाक्य में कभी नहीं आता है तो कभी नहीं के लिए डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये क्रम बनता है। लेकिन यदि कभी नहीं अथवा कभी मत आता है तो उसके लिए नेवर, उसके लिए नेवर का प्रयोग और संपूर्ण रचना यही होती है। नेवर प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, यही क्रम बनता है। यदि देखें, दोनों में देख लें अंतर, देख लें। डू नॉट आए अथवा डू नॉट मीन्स नहीं अथवा मत आता है, और कभी नहीं अथवा कभी मत आता है नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना समय नष्ट मत करो, अपना समय नष्ट मत करो। मत आया, इसका मतलब यहां डू नॉट आएगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। एक चीज ध्यान देना है, आवश्यक है। देखिए यहां यू कर्ता छिपा हुआ है, सब्जेक्ट छिपा हुआ है, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कर्ता यू है, क्योंकि जो पॉजिटिव लगता है वह योर लगता है। इंपरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव योर आएगा। देखिए यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लेकिन कर्ता यू छिपा है, लेकिन पॉजिटिव वहां योर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है जैसे कभी मत आए अथवा कभी न आए, कभी नहीं आए, तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर। नेवर गो देयर। इस तरह से निगेटिव फॉर्म बनता है। अब इसके अतिरिक्त जो अगला खंड इंपरेटिव में आता है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भी इंपरेटिव का खंड ही माना जाएगा, जिसमें लेट का प्रयोग होता है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस से प्रस्ताव, सुझाव, शिक्षा
या सलाह। फिर से सुने, इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रस्ताव, प्रस्ताव, सुझाव, शिक्षा, सलाह। यदि प्रकट होता है प्रस्ताव, प्रपोजल और सजेशन, एडवाइस, एडवाइस, अगर ये प्रकट होता है तो इसका अनुवाद लेट से करते हैं। वाक्य के अंत में नानी ने और उसके साथ दो या दीजिए आता है। वाक्य के अंत में नानी ने और दो या दीजिए आता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वाक्य रचना किस तरह से करते हैं? लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये क्रम बनता है। लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यहाँ ये चीज समझ लेना बहुत अनिवार्य है, इसेंशियल है फॉर करेक्शन। लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए यहाँ लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे उसे छठे घंटे में हिंदी पढ़ाने दो, उसे हिंदी पढ़ाने दो। अभी मैं आपको बता रहा था ने, नानी ने, दो या दीजिए शब्द आएगा, दो दे या दीजिए आएगा। तो आपने देखा यहाँ दो आया है और क्रिया में नानी ने आया है, तो इसका अनुवाद ठीक इसी क्रम में बनेगा। तो लेट हम पहले लिख दिए, उसे पढ़ाने दो, लेट हिम, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की चर्चा हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन में जब मैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड पढ़ा रहा था, जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड पढ़ा रहा था, तो उसमें हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स सजीव कर्म, इनडायरेक्ट नहीं सॉरी इनडायरेक्ट मीन्स सजीव, डायरेक्ट मीन्स निर्जीव। अब यहाँ आपको देखने से थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकता है, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब लेट के बाद सजीव कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो लेट हिम टीच हिंदी, लेट हिम टीच हिंदी कब पढ़ाने दीजिए? इन 6 पीरियड। अब देखें यहां आप इससे मिला सकते हैं, लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर अन्य का क्रम बना। इस तरह से क्रम बनता है। अब इन लड़कियों को मधुर गीत गाने दो। एक एग्जाम्पल मैं अब देख ले रहा हूं, इन गाने दो। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली आवश्यकता है, ध्यान देना है। ने दो ये आया जैसे मैंने आपको बताया है, और इसी क्रम में बिल्कुल यही क्रम इसमें भी होगा। लेट दीज गर्ल्स सिंग अ स्वीट सॉन्ग, लेट these girls, let these girls sing a sweet
काम। ठीक है, ठीक उसी तरह से बना। अब इसमें इसी प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ और एग्जाम्पल है, कुछ और ढंग है, स्टाइल है, मेथड है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।